स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। सैंपल पेपर बनवा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए जो ऑफिशियल रिलीज हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेक्शन 4 यानी 29 नंबर क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड, Z means integer, defined as R is equal to AB such that A plus B is divisible by 2, is reflexive, symmetric और transitive। चेक करके आपको बताना है। Write the equivalence class containing 0, that is कितना। इक्विवेलेंस क्लास भी बताना है 0 का। बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जांच करना है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दिया हुआ है ए बी such that A plus B is divisible by 2 से डिविजिबल ही दिया हुआ है। आपको इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों का जांच करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले हम जांच लेते हैं, रिफ्लेक्सिव जांच लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव जांच लेते हैं। सिंपल है रिफ्लेक्सिव जांचना। कह रहा है जिस दो का सम डिविजिबल होगा 2 से, वो दोनों रिलेटिव होगा, दोनों एक दूसरे का रिलेटिव होगा। चूंकि ए और ए निकालेंगे, 2a हुआ, विच इज 2a कौन नंबर होगा? 2a जो है इवन नंबर है, विच इज इवन नंबर। इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल। a प्लस बी अगर 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, इवन नंबर ही कर रहे हैं, तो यहां a और a का सम इवन हो गया। जिस दो का सम इवन होगा वो दोनों रिलेशन में रहेगा। इवन हो गया, इसका मतलब एक डिविजिबल होगा किससे? डिविजिबल बाई 2। तो जो भी दो संख्या का सम 2 से डिविजिबल हो वह दोनों रिलेशन में रहेगा। यहां भी a और a का सम 2 से डिविजिबल है, इसलिए ए रिलेशन में होगा और होगा तो आज जो हो गया रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आइए विद्यार्थी इसमें सिमेट्रिक जांचते हैं। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक जांचते हैं। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है और ए बी मानकर बी ए दिखाना होता है। मान लें कि ए बी रिलेशन में है, तो रिलेशन में होगा तो दोनों का सम जो है डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ए प्लस बी को हम 2n कर देते हैं, 2 से डिविजिबल को, तो b प्लस ए भी कितना हो जाएगा? 2n ही होगा। आगे पीछे तो हम लिख ही सकते हैं। तो जिस दो का सम 2 से डिविजिबल हो वह दोनों रिलेशन में होता है। इसका मतलब R जो हो गया वो सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है, इसमें सिमेट्रिक का गुण इसमें है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव जांचते हैं। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव में मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है। अगर ए बी रिलेशन में है, ए प्लस बी डिविजिबल बाई 2 और बी सी रिलेशन में है तो बी प्लस सी भी 2 से डिविजिबल होगा, 2n और 2n कह दिए, या कुछ भी मान सकते हैं आप, आपका मर्जी। अब जैसे मान लो कोई लड़का कहे कि नहीं 2n नहीं मानेंगे, तो आप ऐसे भी मान सकते हो, 2p 2q मान लो, 2p मान लो, 2q मान लो। इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है ट्रांजिटिव में, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी और b मिलकर 2b प्लस सी बराबर 2p प्लस 2q। तो यहां से अगर a प्लस सी निकालेंगे तो 2p प्लस 2q माइनस 2b, 2 कॉमन हो जाएगा, p प्लस q माइनस b, यानी डिविजिबल हो गया ये भी 2 से, डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स AC भी रिलेशन में होगा। यहां क्या है कि जिसका सम डिविजिबल होगा 2 से वो रिलेशन में रहेगा। यहां A और C भी डिविजिबल हो गया 2 से, इसका मतलब AC रिलेशन में होगा। R is a ट्रांजिटिव रिलेशन, R हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास लिखना है 0 का, इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, उसके लिए हम बता दे रहे हैं। Again, R कितना दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए प्लस बी बराबर डिविजिबल बाई 2, यानी इसको हम इवन नंबर बोल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास 0 का लिखना है, यानी यहां पर b के जगह पर 0 सोचकर और a का मान लिखना है। a का क्या क्या मान लिख सकते हैं जिसमें 0 जोड़े तो इवन हो जाए। यहां इवन ही लिखना होगा, इवन में 0 जोड़ते हैं तो इवन हो जाता है, a इवन ही लिखेंगे, यानी डॉट डॉट -4 -2 0 2 4 6 ऐसे। इक्विवेलेंस क्लास में कोष्ठ में लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस मझोला कोष्ठ में, और यही आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास यही होता है, y वाला का रिलेशन ए में ऐसा सोचेंगे कि 0 के साथ जोड़े तो इवन हो जाए, तो ये सब इवन को ही 0 के साथ जोड़ते हैं तो इवन होता है। 0 का इक्विवेलेंस क्लास -4 -2 0 2 4 6 ऐसे करके होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ठीक है,
x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही हमको प्रूफ करना है। fx दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख देंगे, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी का जांच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, इसका fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो यहाँ f 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर a वो कम हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 का 1 बटा का माइनस h। फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटी। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस h का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बटा में h। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बाई h, सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बटा h, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 हो गया, यानी 0 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आएगा, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही प्रूफ करना है। हालांकि इसके लिए ये चीज जान लीजिए आप, थोड़ा सा नोट में बता देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पॉइंट याद रखिएगा कि एग्जैक्ट अगर a है, इफ a इज एन इंटीजर, अगर a इंटीजर है तो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद a हो जाएगा, a से थोड़ा सा कम, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, a से थोड़ा सा कम का a वो कम हो जाता है, h टेंड्स टू 0, a से थोड़ा सा ज्यादा का खुद a होता है। यही बात यहां लिखा है, एक से थोड़ा सा कम का a वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा का वही रहेगा जो अभी लिखे हैं, थोड़ा सा ज्यादा का a रहेगा, थोड़ा सा कम के लिए एक कम हो जाएगा। तो ये फार्मूला मुझे इसको याद है। थर्टी 31 हो गया। अब आ जाइए 31 में ही और करके एक क्वेश्चन है, इफ x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा, d2y निकालना है, पाई बाई 6 पर निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए।
x कितना है, a सेक थीटा है, तो dx बटा डी थीटा यहां निकाल लीजिए। a बाहर, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। फिर y कितना दिया है, b टेन थीटा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। नाउ पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी थीटा, फिर dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा कितना है, b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से स्क्वायर कट गया, b बाई ए, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और टेन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। कॉस से कॉस भी कट गया, b बाई ए, 1 बाई साइन कितना होगा, कॉसेक होगा। ये निकला सिंपल डिफरेंशिएशन। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी b बाई ए तो कांस्टेंट है, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो b बाई ए डी कॉसेक थीटा, नीचे डी थीटा, और डी थीटा बटा डी एक्स। कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, और dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा दिया है, यहां पे dx बाई डी थीटा है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उलटना होगा तो 1 बटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा इंटू 1 बटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा माइनस b बाई ए, और कोसेक थीटा कॉट थीटा, 1 बाई सेक मने कॉस थीटा, और 1 बाई टेन मने कॉट थीटा। अभी हो गया माइनस b बाई ए, कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन, एक वो कॉस थीटा है वो लिख दो, कॉट थीटा मिलकर कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस b बाई ए, कॉस बटा साइन ये भी कॉट थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस b बाई ए कॉट क्यू थीटा। निकालना कितना पर है, पाई बाई 6 पर, x बराबर पाई बाई 6 पर। तो इसमें मान हम रख देंगे, यहां x मिस प्रिंटिंग है, यहां पे होगा थीटा, तो इस तरह से निकाल लेंगे। इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
एट थीटा बराबर π/6 पर निकालेंगे तो -b/a cot π/6 का होल क्यूब, यानी -b/a और cot π/6 cot 30, इसका मान √3 होता है, √3 का क्यूब -b/a √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 b/a, यही आपका आंसर होगा 3√3 b/a, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) बराबर इतना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंटरवल दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) कितना है? tan x माइनस 4x। इसका हम कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। f'(x) कितना हो जाएगा? t tan x बटा dx, 4 बाहर हो गया, dx बटा dx, tan का sec स्क्वायर हो जाएगा -4 हो गया, सेक का नहीं वैल्यू पता होता है, सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, -4 हो। ये नंबर में कह रहा है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा तो f'(x) 0 से बड़ा होगा, f' यानी 1/cos स्क्वायर एक्स -4 ये 0 से बड़ा, या 1/cos स्क्वायर एक्स 4 से बड़ा। दोनों तरफ उलट लेंगे, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा, उल्टेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, ये आसानी से सॉल्व होगा नहीं, बड़ी बदमाशी करता है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो 1/4 <0, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस 1/2, फिर cos x माइनस 1/2। अब कुछ देर के लिए cos x को कुछ मान लीजिए, z मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा z प्लस 1/2, फिर z माइनस 1/2, 0 से छोटा यानी निगेटिव, एक -1/2 यहाँ होगा, +1/2 यहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव होता है। आपको 0 से कम यानी ई निगेटिव वाला इंटरवल लेना है, ई वाला, -1/2 से 1/2 के बीच z करना है, -1/2 से बड़ा, 1/2 से, z मतलब cos x, यानी cos x का मान आया -1/2 से बड़ा, +1/2 से, -1/2 से बड़ा और +1/2 से छोटा। 0 से 90 इंटरवल है, ऑन 0 to 90, 0 to 90 इंटरवल में इतना ही दूर लेंगे हम, cos का वैल्यू निगेटिव होता ही नहीं है तो इधर छोड़ देंगे, यानी हमको सॉल्व कर लेना है cos x 1/2 से छोटा। ग्राफ बना लीजिए cos x का, +1 -1 यहां से शुरू होता है, ऐसे ग्राफ जाता है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, इसी के बीच आपको सोचना है। तो cos x का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, 1/2 से छोटा कर रहा है,
यानी 1 का ठीक हाफ, ये आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा कर रहे हैं। cos x का मान 1/2 से छोटा, यानी 1/2 से छोटा का मतलब आप देख लो 1/2 से छोटा यानी यही सब होगा, ई होगा यहां से यहां तक, हम लिख दे रहे हैं कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। जो cos का मान होगा 1/2 से छोटा होगा, 1/2 से कम होगा। नीचे आ नहीं सकते हैं क्योंकि नेगेटिव होने लगेगा वैल्यू, 0 से 90 में पॉजिटिव ही होता है, इतना ही दूर होगा। तो सोच लेंगे 1/2 कितना पे होता है, तो यहां पर पता चलेगा कि अगर आप लिख रहे हो y का मान 1/2, y का मान अगर 1/2 लिख रहे हो तो x का मान लिखना पड़ेगा। x कितना का मान 1/2 होता है cos में, π/3 का, यानी यहां पे π/3 होगा, यहां पर π/2 होगा। इसका मतलब निश्चित ही, इसलिए x का वैल्यू π/3 से बड़ा और π/2 से लेस होगा। यही आपका आंसर होगा। ये हो गया केस 1। जब ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बी नंबर में f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो सब चीज वही रहेगा। यहां भी cos x का वैल्यू डिक्रीजिंग के लिए अगर कहेगा तो डिक्रीजिंग -1/2 जेड को लेकर ही चलते हैं। डिक्रीजिंग के लिए कहेगा -1/2 1/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इसमें इंक्रीजिंग था, तो ये दोनों में डिक्रीजिंग होगा। इसको हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं। डिक्रीजिंग कह रहा है f' x 0 से कम या 1/cos² x -4 0 से कम या 1/cos² x 4 से कम, उल्टा कर देंगे cos² x 1/4 से बड़ा, cos² x -1/4 0 से बड़ा। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो कितना आ जाएगा, cos x + 1/2 फिर cos x -1/2 0 से बड़ा। इसको अगर हम z मान लें, z + 1/2 z -1/2 0 से बड़ा पॉजिटिव, यानी ई लेना ही लेना है, तो निगेटिव तो ले ही नहीं सकते हैं। आपका अंतराल एक यहां से होगा ऐसे या इधर, और ये हो जाएगा। तो यहां पे आप जान गए कि z का मान -1/2 से छोटा होगा और z का मान +1/2 से बड़ा होगा। ऐसे आया है cos x का मान -1/2 से लेस एंड cos x का मान +1/2 से बड़ा। ग्राफ देख लेते हैं, +1 है -1 है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। ऐसे आएगा ग्राफ। तो कह रहा है कि 1/2 और -1/2, +1/2 होगा x का वैल्यू, +1/2
और यहां पर होगा -1/2। तो -1/2 से लेस इधर, -1/2 से कम तो नीचे होगा, इतना दूर होगा ई अंतराल। तो ई भी लेना नहीं है, 0 to 90 है तो ई लेना ही नहीं है, इसका मतलब ई वाला को हम छोड़ देंगे। कॉस का वैल्यू +1/2 वाला कंसीडर करेंगे, तो 1/2 से बड़ा, इतना दूर कॉस का वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है? 1/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है? 1/2, इसके लिए x कितना रखना होगा? π/3 π/3 हो जाएगा। तो इससे बड़ा लेना है, मैंने यही सब लेना है एक साथ। 0 से π/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा 0 से π/3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला ये सब सवाल था, उसको ध्यान से आप देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, जो अगले लेक्चर में बनाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।